तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार ये चीज जरूर सोच कर देखिएगा कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए आपके माँ बाप पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करें, लेकिन बावजूद इसके आपको कोई ऐसी शक्ति घेर ले जो सिर्फ और सिर्फ आपको 40 दिनों की मोहलत दे, ऐसे में आप क्या करेंगे? एक बार जरा सोच कर देखिएगा। पहली बात तो ये कि आपको ये मालूम कैसे चलेगा कि आपके पास 40 दिनों की मोहलत है, और दूसरी और सबसे जरूरी बात यह कि आखिर घर बैठे बैठे किसी की भी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा होता है वो इंसान कैसे पता करेगा कि इन सब कुछ के पीछे किसी साए का हाथ है। बस हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है, जो कि आपको झंझोर कर रख देगी। बस जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये कहानी है जया और उसके बेटे राहुल की। राहुल जो कि 10 साल का है, और जया कानपुर में अपने बेटे के साथ एक छोटे से किराए के मकान पर रहती थी। और तो और वो घर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फैक्ट्री में काम भी क्या करती थी। उसका ऐसा मानना था कि वो अकेले मेहनत करके अपना और अपने बेटे का भविष्य सुधार सके। और तो और सबसे बड़ी बात, ये कहानी जब मेरे पास पहुंची तो ये कहानी ऐसी नहीं थी जैसा कि मैं आपको सुना रहा हूं, बल्कि मैं पिछले 7 दिनों से इस कहानी के ऊपर लगातार काम कर रहा हूं। मेरा मानना है कि मैं इस कहानी को एक ऐसा रूप दे सकूं जिसे सुनने के बाद आपको उनकी कहानी की पूरी फीलिंग एक बार में ही समझ में आ जाए। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगेगी वो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी वाकई में बहुत ही लाजवाब है। अब दोस्तों देखिए ना, जया जब भी अपने घर से बाहर काम के लिए जाया करती थी तो वो अक्सर राहुल को घर में बंद करके घर के बाहर ताला लगाकर जाया करती थी। उसका ऐसा करने का मेन मकसद ये था कि वो अपने बेटे को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और तो और राहुल का एक दोस्त भी था जिसका नाम था मोंटी। मोंटी की उम्र भी तकरीबन 10 से 12 साल ही होगी। वो भी ठीक उनकी गली में ही रहता था। मोंटी को जब भी वक्त मिलता वो अक्सर पूरे दिन में कभी भी किसी भी टाइम एक बार राहुल के घर जरूर आया करता था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जया ने मोंटी को घर में आने से कभी भी मना नहीं किया, क्योंकि एक तो वो राहुल को घर से बाहर नहीं भेजती थी, और अब जब घर पर कोई बच्चा खेलने के लिए आता है तो उसके लिए इससे बड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए और कोई भी चीज नहीं हो सकती। यूं समझिए कि वो राहुल को लेकर इतनी केयरफुल थी, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना सब कुछ सही चलने के बाद भी अगर किसी के घर में कोई परेशानी या प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले तो ये पता करने में ही 1 हफ्ता गुजर गया कि आखिर ये चीज है क्या। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आखिर ये चीज घर में आई कैसे, क्योंकि राहुल कभी भी घर से बाहर नहीं जाता था, और तो और वो किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ खाता भी नहीं था। तो आखिर कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया? मैं तो बस आपको कहानी के माध्यम से सुना रहा हूं, लेकिन एक बार सोच कर देखिए उस मां पर क्या बीती होगी जो हर महीने लगातार तिल तिल करके मर रही थी, क्योंकि आखिर करे तो क्या करे। खैर, आखिर वो दिन आ ही गया जब इस कहानी को एक नई शुरुआत मिली। उस दिन का समय था। जया को फैक्ट्री से कॉल आया कि ज्यादा नहीं, बस 1 घंटे का काम है, तुम्हें आना होगा। उस समय जया घर से जैसे ही बाहर निकल रही थी कि अचानक मोंटी दौड़ता हुआ सीधा घर में घुस गया। जया उसे देखकर एक बार तो हंसी, और फिर उसने एकदम से घर के बाहर ताला लगाया और फैक्ट्री की ओर चल पड़ी। उसी बीच गली से बाहर निकलते हुए जया को एक इंसान दिखाई दिया जिसका नाम था संजय। जया पहले तो उसे एक बार को देखकर रुकी, लेकिन उस बीच उन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। यूं समझो कि वो उसे देखकर सीधा अपनी फैक्ट्री की तरफ चली गई। बाकी इधर दोनों बच्चे घर में पूरी मौज मस्ती कर रहे थे। यूं समझो कि बच्चे खेलते खेलते उस घर की छत पर चले गए। राहुल जब छत के चारों ओर चक्कर लगा रहा था तो अचानक उसकी नजर छत के एक कोने पर गई। वो ठीक जैसे ही भागकर कोने में गया तो उसने देखा कि एक पत्ते के ऊपर कुछ चावल के दाने और एक मिठाई का टुकड़ा रखा हुआ था। उसने एक बार को तो मोंटी की तरफ देखा तो मोंटी ने कुछ भी नहीं कहा। अब दोस्तों आप ही सोचिए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उस 10 साल के बच्चे को क्या पता कि ये सब कुछ क्या है। उसने उस पत्ते में से कुछ चावल उठाए और इधर उधर फेंकने लगा, यहां तक कि उसने उस मिठाई के टुकड़े को भी चक्कर देखा। लेकिन उस बच्चे को क्या मालूम था कि इसके बाद जो कुछ होने वाला है वो बहुत ही बुरा और भयानक है। अब ठीक दोनों कुछ देर खेलने के बाद वापस नीचे की तरफ आ गए। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद जैसे ही जया घर पर आई तब तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। घर पर आकर जया ने जब रात का खाना बनाया और राहुल को आवाज दी तो राहुल बिना कुछ बोले चुपचाप धीरे धीरे ऐसे चलते हुए आ रहा था जैसे उसके अंदर बहुत सी थकान हो। वो चुपचाप टेबल पर आकर बैठ गया।
जया ने जैसे ही उसके लिए खाने की प्लेट लगाई तो वो खाने पे ऐसे टूट पड़ा जैसे उसे बहुत भूख लगी हो। उस वक्त राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सच में भूख बहुत ज्यादा लग रही है। ये देखकर जया एकदम खुश हो गई और वो तुरंत किचन में फिर से 2 रोटी और बनाकर ले आई। राहुल ने चुपचाप उन दोनों रोटी को भी खाया और जब जया को लगा कि शायद 1 रोटी और खा लेगा, वो जैसे ही किचन की तरफ मुड़ी तो इधर राहुल टेबल से उठकर सीधा वापस अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि इसके बाद जब जया ने अपना खाना खाया और किचन में जाकर कुछ काम करने लगी, इधर राहुल की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी। यूं समझो कि वो ठंड के मारे थरथर कांप रहा था। जया जब अचानक कमरे में पहुंची तो उसे देखकर एकदम हैरान हो गई। वो तुरंत राहुल के बगल में बैठी और उसे देखकर उससे पूछने लगी कि राहुल, क्या हुआ? अभी तक तो तुम एकदम ठीक थे, तुमने दिन में कुछ गलत तो नहीं खाया? तो आप तो जानते ही हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे अक्सर जब भी कुछ गलत काम करते हैं तो उन्हें ये हल्का सा महसूस हो जाता है कि अगर इस बारे में मैंने कुछ कहा तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। इसीलिए वो अपनी गलतियों को माता पिता को कभी नहीं बताते। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी। एक तो उसे हल्का हल्का फीवर भी आ चुका था, जिसके कारण जया उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। बस वो एक बार को उठी और भागकर फ्रिज की तरफ गई। उसने फ्रिज को जब पूरी तरीके से देखा तो फ्रिज में सारा सामान अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही रखा था जैसा कि जया छोड़ के गई थी। बस फ्रिज में से एक चीज की कमी थी और वो थी पानी। राहुल ने उस बोतल में से आधा पानी पी लिया था, बाकी सारा सामान एज इट इज वैसे ही रखा था। इसके बाद जब जया वापस राहुल के कमरे में पहुंची तो एक बार को तो उसके मन में ऐसा भी ख्याल आया कि नॉर्मल फीवर है, आखिरकार बच्चों को फीवर हो ही जाता है। बस यही सोचकर जया ने बुखार की दवाई निकाली और राहुल को पिलाने की कोशिश करी। पहले तो राहुल ने दवाई खाने से एकदम मना कर दिया, लेकिन जब जया ने बार बार जोर दिया तो राहुल अपनी माँ को एकदम गुस्से की नजरों से देखने लगा। राहुल को देखकर उसकी माँ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। जया ने उससे कहा कि चुपचाप दवाई पी ले, वरना बहुत मार पड़ेगी। दोस्तों, इसके बाद राहुल ने उस वक्त जो कुछ भी किया, यकीन मानो 10 में से 3 बच्चे ऐसे होंगे जो कि ऐसी हरकतें करते होंगे। राहुल ने तुरंत अपना मुंह ऐसे खोला जैसे काली माँ अपनी जीभ निकालती है। पर दोस्तों, यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि हमें कैसे पता चले कि आखिर मसला क्या है। उस टाइम पर जया तो क्या, कोई भी इंसान ये नहीं पता लगा पाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन एक बात है, जिसके घर में किसी के सदस्य या कुलदेवता का वास होता है तो एक बार को तो पता चल ही जाता है कि घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? जया के परिवार के पूर्वज और देवताओं को दबा दिया गया था। लेकिन इस कहानी को जो आप सुन रहे हैं ये इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि कब क्या क्यों कैसे हो रहा है ये पता कर पाना उस समय जया के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि देखिए ना, जया ने जैसे ही राहुल को दवाई पिलाई तो वो दवाई पीकर चुपचाप सो गया। ऐसा लगा मानो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो। जया भी उसे देखकर एकदम खुश थी कि चलो कम से कम उसने दवाई तो पी। लेकिन असली दिक्कत शुरू हुई 10:30 बजे के बाद। राहुल को अचानक खांसी होने लगी। खांसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो समझो कि धीरे धीरे वो उल्टियां करने लगा। राहुल अचानक उठकर बाहर की तरफ गया। वो उल्टी करता हुआ एकदम से वहीं पर बेहोश हो गया। जया को उस वक्त ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। उसने तुरंत राहुल को अपनी गोदी में उठाया और सीधा गली के बाहर ऑटो करने लगी। दोस्तों, यहाँ पर किस्मत इतनी अच्छी थी, ये ऑटो वाला उसी रास्ते से गुजर रहा था। दोस्तों, वो समय ऐसा था कि जया के मानो पैरों तले जमीन खिसक रही थी। ऑटो में बैठे बैठे वो बस लगातार अपने बेटे की तरफ ही देखे जा रही थी। राहुल उस वक्त बेहोशी की हालत में अपनी माँ की तरफ देख रहा था और जया बस इसी उम्मीद में थी कि राहुल बस किसी भी तरह ठीक हो जाए। आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जया से बात की। उन्होंने कहा कि कहीं आपके बेटे ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया, या फिर कई बार कुछ गलत चीजें खाने से फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है और अक्सर बच्चों में ये सिम्टम ज्यादा देखे जाते हैं। पर खैर, अभी आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं। बस आप दवाई काउंटर से दवाई लेकर अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों, जब जया राहुल को वापस अपने घर लेकर आई तो उस वक्त भी राहुल थोड़ी बेहोशी की हालत में ही था। पर डॉक्टर की बातें सुनने के बाद जया के मन में थोड़ी शांति थी। जया ने राहुल के ऊपर चद्दर उड़ा दी और ठीक उसी के बगल में वो भी चुपचाप सो गई। तो समझो कि वो रात बहुत भारी थी। लेकिन जया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे आगे अभी और क्या कुछ देखना है। अगली सुबह जब जया 6 बजे उठी तो उसने देखा कि उसका बेटा राहुल अभी भी अपने बेड पर चुपचाप सोया हुआ है। उस समय जया ने अपने बेटे को उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि रात जो हुआ वो देखकर जया बहुत परेशान थी। इसी वजह से उसने राहुल के स्कूल की छुट्टी भी करवा दी। वो चाहती थी कि वो आज आराम से घर में रहे और ठीक हो जाए। जया ने फ्रेश होकर घर के सारे काम किए और यहाँ तक कि नाश्ता भी बनाया। जब उसने समय देखा तो घड़ी में 9 बज चुके थे
लेकिन जैसे ही वो राहुल के कमरे में गई तो राहुल अभी भी आराम से सो रहा था। उसे लगा कि शायद राहुल को आराम की जरूरत है, इसीलिए उसने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन फैक्ट्री जाने का समय भी हो रहा था। उस पल में जया के मन में कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि फैक्ट्री में काम इतना ज्यादा था, इसीलिए उसको कल भी 1 घंटा एक्स्ट्रा जाना पड़ा। और दूसरी तरफ राहुल भी बीमार पड़ा था। पर खैर, जया ने जैसे तैसे राहुल को एक आधी रोटी खिलाई और कुछ दवाइयां देकर वो चुपचाप घर को ताला लगाकर ऑफिस चली गई। धीरे धीरे घंटे बीतते गए और दोपहर के 4 बज गए। जया ने जैसे ही घर का ताला खोला तो अंदर घुसते ही वो एकदम हैरान हो गई। यूं समझो कि वो एक पल के लिए खड़ी की खड़ी रह गई। उसने देखा कि घर का सारा सामान इधर से उधर फेंका हुआ था। जया ने तुरंत अपने हाथ से बैग छोड़ा और सीधा भागकर राहुल के कमरे में गई। राहुल के कमरे में वो जैसे ही गेट पर पहुंची तो उसने देखा कि राहुल बेड पर वैसे ही सो रहा था जैसा कि ठीक वो उसे सुबह छोड़कर गई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा सवाल उठता है जो कि मुझे भी परेशान कर रहा था। आप ही सोचिए ना कि जब राहुल आराम कर रहा था तो ये सारा काम किसने किया होगा? क्या राहुल के अंदर की एंटिटी ने, या फिर उस घर में कोई ऐसा साया प्रवेश कर चुका था जो कि ये सब कर रहा था? क्योंकि जब जया ने राहुल से इस बारे में पूछा तो राहुल ने कहा कि मैं तो उठा ही नहीं, मैं तो सबसे आराम ही कर रहा था। ये बात सुनने के बाद जया के मन में पता नहीं क्या आया। वो घर में इधर से उधर भागने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ ढूंढना चाहती हो। उसने बीच बीच में राहुल को कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन 10 साल का राहुल क्या ही बताता। यहाँ तक कि वो तो ये भी भूल चुका था कि उस दिन उसने छत में जाकर क्या किया। और अब तो वो किसी साये के चपेट में था। दिन गुजरते गए, राहुल धीरे धीरे बीमार पड़ता गया। यूं समझो कि उसने बोलना कम कर दिया था। यहाँ तक कि वो घंटों तक अपने कमरे में बैठा रहता। यहाँ तक कि उसका दिमाग इतना स्लो हो गया था कि 4 बार आवाज देने के बाद वो एक बारी में हाँ कहता था। ऐसे ही एक बार सुबह सुबह की बात थी। जया जब अपनी छत पर पौधों को पानी देने गई तो उसी बीच उसकी नजर उसी कोने पर पड़ी। जया ने जब पास जाकर देखा तो यकीन मानो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पल को मानो वहीं खड़ी खड़ी उस चीज को देखती ही रह गई। उसने देखा पत्ते के ऊपर जो चावल पड़े हुए थे उसका रंग काला पड़ चुका था। यूं मानो कि उस टाइम जया की सांसें सुरक गई। वो इधर से उधर भागने लगी, देखने लगी कि आखिर ये मेरी छत पर किसने फेंका। लेकिन तभी उसको याद आया कि उसका मकान गली का आखिरी मकान है, और तो और जो घर उसके साथ जुड़ा है उस घर की लंबाई तकरीबन 5 फ्लोर की थी। तो समझो कि जया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। और ठीक उसी बीच उसे अपने जेठ की बीवी की वो बात याद आई जो कि उसे बहुत साल पहले कही गई थी। उसने कहा था कि तू जहां कहीं भी रहे तुझे ये दुख भोगना ही पड़ेगा, चली जा यहां से, चली जा। दोस्तों, यहां पर कहानी पूरी फ्लैशबैक में चली गई। ये वो समय था जब जया अपनी जॉइंट फैमिली के साथ कानपुर से दूर उन्नाव में रहती थी। उन दिनों जया का हस्बैंड बहुत अच्छी नौकरी करता था। वहीं जया के पति का बड़ा भाई जो कि शराब की लत के कारण घर में बीमार पड़ा था। नंदिनी की 3 औलाद थी और तीनों के तीनों लड़के थे। पर दोस्तों, इसके आगे की बात बताने के लिए जया जी ने हमें मना किया है। बस उन्होंने इतना ही कहा है, जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था। क्योंकि आप ही सोचिए ना, कोई औरत अपने बच्चे को लेकर अकेले घर में क्यों रहेगी, जबकि उसका पूरा परिवार था। यूं समझो कि आज की तारीख में उन्हें कैसी जिंदगी जीना चाहिए था। पर ये जो कहानी आप सुन रहे हैं वो अब कैसी जिंदगी जी रही है, जरा सोच कर देखिएगा। खैर, जया ने छत पर बैठे बैठे अपने आंसू पोंछे और वो चुपचाप नीचे आई। उसने गंगा जल निकाला, कुछ बूंदे उसने राहुल के ऊपर भी छिड़की, जिसके बाद राहुल अजीब सा चिड़चिड़ा हो गया। राहुल का अजीब सा रूप देखकर जया को यह एहसास हो गया था कि ये कोई डॉक्टरी बीमारी नहीं है, बल्कि ये कुछ और है। क्योंकि जब वो वहीं के आसपास किसी बाबा के पास गई तो सबने मिलकर एक ही जवाब दिया कि ये तंत्र विद्या है, इसको काट पाना हमारे बस की बात नहीं है। तुम बस एक काम करो, अपने कुल देवता के मंदिर में जाओ, वहीं इसका इलाज संभव है। बस इतना याद रखो, तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं है, तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा। इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस इतना जान लो कि ये जो कुछ भी है तुम्हारे घर का किया हुआ है। दोस्तों, जब जया ने सारी बातें सुनी तो उसके सामने मानो एकदम पूरा दृश्य घूम गया जो कि आज से 10 साल पहले हुआ था। लेकिन एक चीज थी, बाबाओं ने उसे 1 हफ्ते तक रोक लगा रखी थी, क्योंकि इसके बाद राहुल ने खाना पीना तो खाया और उसकी हेल्थ भी अच्छी हुई। लेकिन जो चीज आड़े आ रही थी वो बस इंतजार कर रही थी 1 हफ्ते का। क्योंकि 1 हफ्ता होने के बाद मात्र 3 दिनों में राहुल की ऐसी हालत हो गई जिसे देखकर जया से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। और फिर आखिरकार ना चाहते हुए भी जया को अपने पितरों के गांव वापस जाना पड़ा। वहां पहुंचकर वो जैसे ही मंदिर के पास गई और पुजारी की नजरें जैसे ही जया पर पड़ी तो पुजारी ने घंटी बजाते हुए बस एक ही बात कही, आ गई तू।
जब संकट तेरे बेटे पर आया तब तुझे यहाँ की याद आई। जा बचा ले अपने बेटे को। तेरे पास 40 दिनों का समय था, जिसमें से 1 महीना तो तूने यूं ही गवा दिया। अब बाकी बचे 10 दिन। याद कर अपने देवताओं को, क्या पता वो तेरी गुहार सुन ले। जा बचा ले इसे। दोस्तों, उस वक्त राहुल वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। बातों ही बातों में जब पंडित जी की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो न जाने उसे देखकर बाबा का मन एकदम हल्का पड़ गया। यूं समझो कि उनके मन में एक अजीब सी दया भाव आ गई। उस वक्त जया की आंखों में आंसू थे। पंडित जी ने तकरीबन 5 मिनट पूजा करने के बाद जया से कहा, तेरे बेटे की नाम की मटकी बांधी गई है, जा तोड़ दे उस मटकी को। ले, इस मंत्रित धागे को उस पेड़ पर बांध देना जिस पेड़ पर तेरे बेटे के नाम की मटकी है। याद रहे, जल्द से जल्द तुझे ये काम करना होगा, वरना 40 दिन के बाद तेरे बेटे को कोई भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, जब जया उस स्थान पर पहुंची जहां के बारे में बताने के लिए जया ने मना किया है, ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी चीजों का कोई खुलासा करे। पर एक चीज थी, जैसे ही जया ने उस मटकी को तोड़कर धागा बांधा तो इधर घर में जया का बेटा राहुल एकदम से बेहोश हो गया। क्योंकि जब जया वापस घर पर आई तो उसने अपने बेटे को बेहोश ही पाया। उस वक्त एक बार को तो उसके हाथ थर-थर कांप गए। उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। जया ने तुरंत अपने बेटे को गोदी में उठाया और सीधा पंडित जी के पास ले गई। पंडित जी उस वक्त पूजा कर रहे थे। उन्होंने मंदिर में से विभूति उठाई और जैसे ही राहुल के सर पर लगाई, इसके 5 मिनट बाद राहुल को एकदम से होश आ गया। उस वक्त राहुल एकदम नॉर्मल था। और तो और यहाँ पर बाबा ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई जो कि जया ने मुझे भी नहीं बताई। बस जया ने हमसे इतना ही कहा कि उसने वो घर और उस जगह को छोड़ दिया है। लेकिन एक बात आप सभी ने सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसी जद्दोजहद में जया की नौकरी चली गई। यूं समझो कि उसने अपनी नौकरी को खो दिया। आज राहुल 16 साल का हो चुका है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। आपसे विदा लूं, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस कहानी में कुछ ऐसी बातें भी थी जो कि मैं आपको नहीं बता पाया। इस बात के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरी आदत नहीं है। बस आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। बस तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलता हूं, बाय बाय।